हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.7। सही हो गया बच्चे। इससे पहले भी हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, अच्छे से उनको समझिएगा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1.7? Does dimensional analysis give any information about constant of proportionality? क्या सर डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये हमें किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है? तो बच्चे वो दे रहा है या नहीं दे रहा वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन पहले हमको ये तो मालूम हो ना कि डायमेंशनल एनालिसिस है क्या। तो हम कह रहे हैं भाई एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डायमेंशंस को यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। सर डायमेंशन क्या होता है? हमने कहा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख लें तो हम क्या बोलते हैं, उसको डायमेंशन बोलते हैं। तो बच्चे डायमेंशनल एनालिसिस वो मेथड है जिसमें हम डायमेंशंस को यूज करते हैं। वो कह रहा क्या ये जो मेथड है डायमेंशन एनालिसिस वाला, इसके अंदर आप किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो भाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है सर, हमको ये भी तो बताइए। भाई देखिए, बात सुनिए जी, आप बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज देखते हैं जो एक दूसरे के डायरेक्टली होती हैं। मतलब एक ज़्यादा हो तो दूसरी भी ज़्यादा हो रही होती है, एक कम हो तो दूसरी भी क्या हो रही होती है सर, कम हो रही होती है। तो जब उन क्वांटिटीज़ के दरमियान जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है वो अगर हम उसको हटाते हैं तो वहाँ क्या आता है, एक कांस्टेंट अपीयर होता है। उस कांस्टेंट को बच्चे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। जब उस डायरेक्टली के साइन को हटाते हैं तो वहाँ जो कांस्टेंट अपीयर होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जनरली हम उसको के बोल देते हैं या किसी और नंबर से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या उस कांस्टेंट के बारे में, उस नंबर के बारे में हमको डायमेंशनल एनालिसिस को इंफॉर्मेशन देता है। कहाँ रहा होता है वो कांस्टेंट? That may appear in algebraic expression, वो किसी भी algebraic expression के अंदर appear हो रहा होता है। algebraic expression क्या होता है? जो मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मौजूद हो, आप उसको कह सकते हो algebraic expression। बात बच्चे क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि सर डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये क्या किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, किसी फिक्स नंबर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम उसको बताते हैं। फिर देखिए बच्चे क्या, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नो। द डायमेंशनल एनालिसिस होगा, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट, ये हमें कभी भी नहीं देगा। क्या नहीं देगा बच्चे? कैन नॉट गिव अस, हमें नहीं देगा क्या बच्चे, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमें कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। किसके बारे में बच्चे? अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, किसी भी कांस्टेंट जो होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा, उसके बारे में हमें कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। भाई क्यों नहीं देगा सर, क्या रीजन है? मैं बता रहा हूं, बिकॉज जो रीजन ये है, इट इज अ नंबर। ये क्या होता है? एक नंबर होता है। कौन नंबर होता है बच्चे? बच्चे ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, इट इज अ नंबर। ये क्या होता है? एक नंबर होता है। इज इट क्लियर? हम कह रहे हैं जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है इट इज अ नंबर। एंड आगे हम क्या कह रहे हैं? इट हैज नो फिजिकल नेचर, इसकी कोई फिजिकल नेचर नहीं होती। बच्चे फिजिकल नेचर से मुराद वो क्वांटिटी जो मेजर होती हैं, जिनकी
पैमाइश होती है। तो जो नंबर होते हैं उनकी कभी मेजरमेंट नहीं होती, उनकी कोई फिजिकल नेचर नहीं होती। कभी आज तक आपने सुना कि हमने 3 की मेजरमेंट कर लिया या 5 की है, ये जितने भी नंबर्स हैं या ए से लेके जेड तक जो हमारे पास लेटर्स हैं, भी आज हमने जेड की मेजरमेंट की है, के की मेजरमेंट की है? नहीं, ये तो बच्चे फिक्स नंबर होते हैं और इन नंबर्स की मेजरमेंट नहीं होती। ये तो हम किसी एक्सपेरिमेंट से क्या होते हैं निकालते हैं या किसी थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन से ड्राइव करते हैं। तो बच्चे इनकी मेजरमेंट नहीं होती, इनकी फिजिकल नेचर नहीं होती, ये फिक्स नंबर होते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस किसी फिक्स नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता क्योंकि उसकी फिजिकल नेचर नहीं होती। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम आप देख लें, इन द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन द पीरियड ऑफ simple pendulum, in the period of simple pendulum we cannot determine the value of constant 2 pi। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हम जो सिंपल पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड मेजर करते हैं तो वहाँ पे बच्चे जो हम कांस्टेंट होता है 2 पाई, उसको हम कभी भी उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है, वो हम कभी भी फाइंड नहीं करते। बल्कि आप ये लिखिए, इन द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ, क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन। ये ज्यादा सही है, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट 2 पाई। ये जो कांस्टेंट 2 पाई है इसकी हम डायमेंशन नहीं निकालेंगे। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। देखिए ये फार्मूला होता है। तो 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी हम कभी भी क्या करेंगे, डायमेंशन नहीं निकालेंगे। ये हम किसकी निकालेंगे, एल और जी की निकाल लेंगे। ये टाइम पीरियड जो है इनकी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये जो फिक्स नंबर है इसकी हम डायमेंशन नहीं निकालेंगे। एक और बात बच्चे अच्छे से याद रखिएगा कि आपसे भी पूछ ले कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ क्या नाम है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के सर कोई ड्रॉबैक्स हैं? तो बिल्कुल है बच्चे कि एक तो इसका ड्रॉबैक यही है। क्या ड्रॉबैक है इसका, कि हमें किसी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये इसका पहला ड्रॉबैक है। इज इट क्लियर? इसका दूसरा ड्रॉबैक बच्चे ये है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बच्चे क्या होता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपीयर हो जाए या कोई लॉगरिथम का कोई फंक्शन हमारे पास अपीयर हो जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो वहाँ पे भी हम डायमेंशनल एनालिसिस को क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, इनको अच्छे से माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 1.8। देखते हैं 1.8 क्या है। देखिए बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन, इनको अच्छे से समझिए और याद कीजिए। देखिए आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.8 पे। क्या है 1.8 क्वेश्चन, राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। देखिए राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन 1.8, राइट द डायमेंशन ऑफ, आप क्या करिए, डायमेंशन लिखिए। किसकी डायमेंशन लिखिए, डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, और डेंसिटी। इज इट क्लियर? तो पहले बच्चे हम डेंसिटी की निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी आसान है। तो क्या है बच्चे डायमेंशन डेंसिटी की? डेंसिटी होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, इसका फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, किसाफत को। इज इट क्लियर? हर चीज की अपनी डेंसिटी होती है। जिस एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्लोज होंगे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स फासले पे होंगे उसकी डेंसिटी जरा कम होगी।
सो डेंसिटी क्या होती है, गाढ़ापन के साथ फार्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चे क्या है फॉर इसका डायमेंशन मैस की हो जाएगी m, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के। तो बच्चे देखो वॉल्यूम लेंथ भी है, ये फासला है और फासले की डायमेंशन क्या होगी l। इसी तरह बच्चे विड्थ ये भी फासला है, इसकी डायमेंशन भी हो जाएगी l, और h जो हाइट है ये भी क्या है, फासला, और फासले की डायमेंशन क्या होगी l। आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, l की पावर 3। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे l की पावर 3। तो ये l की पावर 3 बच्चे प्लस में है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा माइनस l माइनस 3। तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा ml माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। इज इट क्लियर? जी सर। अब बच्चे हम क्या करेंगे, प्रेशर की फाइंड करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बच्चे प्रेशर क्या होता है इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे प्रेशर का जो फार्मूला है, प्रेशर का जो फार्मूला है उसको हम क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जांपल इस खास एरिया पे ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस खास एरिया पे, लेकिन कैसे लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। ये जो 90 डिग्री के एंगल पे इस खास एरिया पे, यूनिट एरिया पे फोर्स लगाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। सो बच्चे प्रेशर का हमने डायमेंशन निकाली है। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड F इसके इक्वल होता है ma। एरिया क्या होता है बच्चे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब बच्चे हम जरा मसला अपना हल करते हैं। देखिए ये मैस की डायमेंशन क्या आ गई, कैपिटल M। अब बच्चे हमको नहीं पता कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, वो हमने निकाल लिया, यहाँ पे आके हम रुक गए थोड़ा सा। अब इसी तरह हमको ये पता है कि लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, ये फासला है तो L हो जाएगी। इसी तरह विड्थ भी फासला है, इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब हमारा सारा बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। हम कहाँ पे आके रोके, एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चे, एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब बच्चे टाइम की डायमेंशन तो हमको पता है क्या होती है, t सर, लेकिन हमको वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं पता। तो हमें पहले वेलोसिटी की डायमेंशन निकालना पड़ेगी। क्या होती है वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। बच्चे टाइम की डायमेंशन तो अगेन t आ गई, डिस्प्लेसमेंट फासला है तो फासले की डायमेंशन क्या होगी, l होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, l, ये t के ऊपर +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगी वेलोसिटी की, Lt-1। इज इट क्लियर? यहाँ से हमने वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पुट की, Lt-1। तो ये t+1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 Lt-1, और ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, ये क्या बन जाएगा, Lt-2। बच्चे हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, एक्सेलरेशन। इसको यहाँ पुट करिए, Lt-2। बच्चे एक l जो है इस एक l से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये m, ये नीचे से l ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -l-1, और ये t-2। तो ये आपके पास डायमेंशन आ चुकी है किसकी, प्रेशर की। तो हमने ये भी फाइंड कर ली। अब जब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल जो हमारा 1.9 है वो देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर हमको क्या करना है। तो ये 1.9 को जरा अच्छे से देखिएगा। वो कह रहा है कि द वेवलेंथ, क्वेश्चन कौन सा है, 1.9, ठीक है। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव। इसको देख लीजिएगा, हम इसको आगे स्टडी करते हैं।
इसको शार्ट क्वेश्चन को बुक से देखिएगा। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव। वो कह रहा है कि जो वेवलेंथ है लैम्डा ऑफ अ वेव, वेव क्या होता है? आप अक्सर देखते हैं पानी में आपको वेव्स नजर आ रही होती हैं। एक रस्सी का एक सिरा जो उसको एक हाथ में पकड़े, दूसरा किसी फिक्स बोर्ड के साथ अटैच करें, उसको अप एंड डाउन जार्क दें, तो उसके अंदर भी क्या होती हैं? इस तरह की वेव्स पैदा होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह, और वहाँ बच्चे जो एक क्रस्ट या एक ट्रफ या कंजक्टिव, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान फासला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जो लैम्डा है इस वेव के अंदर, जो लैम्डा है वेव का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इस वेव की स्पीड पे। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा होता है तो हम उसकी स्पीड को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। सो लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? इस v पे डिपेंड कर रहा है, इस स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा वो कह रहा है कि जो लैम्डा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में जो मुकम्मल होने वाली वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेकंड में इतनी वाइब्रेशन, इतने साइकिल या वेव्स गुजरी हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर इतने वेव्स गुजरे हैं तो ये कम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? कम हुई। तो एक सेकंड में मुकम्मल होने वाली वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ लैम्डा है ये एक तो डिपेंड करता है, ये वेव डिपेंड करती है स्पीड v पे, और दूसरा फ्रीक्वेंसी f पे। इज इट क्लियर जी? अब वो कह रहे हैं कि ठीक है बच्चे, हमने कहा आगे चलिए। तो वो कह रहा है कि एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, नोइंग दैट, हम ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि बच्चे जो लैम्डा है इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन है हमारे पास l। ठीक हो गया। इसी तरह जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन है क्या? l t - 1। इसी तरह वो कह रहा है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जो आपके पास डायमेंशन है ये क्या है? t - 1। तो बच्चे हम क्या करें फिर? अगर वो कह रहा है कि अगर ये आपको गिवन हो, आपको मालूम हो, तो आप क्या करिए? आप बताइए कि कौन सा रिलेशन ठीक है? f = v लैम्डा या दूसरा कौन सा? f = v/λ। इन दोनों में से कौन सा रिलेशन ठीक है? हमने कहा तब के डायमेंशन एनालिसिस के अंदर कि देखिए, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं भाई कि ये फार्मूला या इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम किसी भी इक्वेशन या फार्मूले की करेक्टनेस चेक करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं, देखते बच्चे, उसको हम क्या बोलते थे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल आ जाए। तो देखिए हम पुट करते हैं यहाँ पे डायमेंशन, f की डायमेंशन क्या हो गई? t - 1। v की क्या हो गई? l t - 1। ठीक। और लैम्डा की क्या हो गई डायमेंशन? लैम्डा की हो गई l। बच्चे देखो, इधर t - 1 है, इधर है, लेकिन इधर l² है, ये दोनों l हैं, l² होगा, लेकिन इधर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। सो ये जो फार्मूला है ये गलत है। अब इधर देखिए बच्चे, f की डायमेंशन क्या आ गई? t - 1 = v की क्या आ गई? l t - 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की क्या आ गई? l से कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। तो ये वाली जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल है। सो ये फार्मूला क्या है? ठीक हो गया। इज इट क्लियर? हो यही हमने जानना था कि कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो आप बताइएगा f = v/λ ठीक है। बच्चे मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।